तो दोस्तों, सवाल ये है, जब तुम किसी पार्टी में घुसते हो तो लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं? नॉर्मल इंसान की तरह या फिर ऐसे जैसे तुम कोई बड़ी हस्ती हो? अब तुम सोच रहे होगे, भाई मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूं, मेरे पास ना पैसा है ना फेम, लोग मुझे क्यों रिस्पेक्ट देंगे? बिल्कुल सही सवाल। लेकिन असली पावर का सीक्रेट ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। असली सीक्रेट ये है कि तुम खुद को कैसे कैरी करते हो। आज हम बात करने वाले हैं 30 लॉज की, जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये वो प्रैक्टिकल विजडम है जो किंग्स, रेबल्स और कॉन आर्टिस्ट्स सदियों से यूज करते आए हैं। और आज यूथ की दुनिया में ये लॉज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। इस पर 11 वीडियो पहले आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उससे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखोगे। तो पहली कहानी है 1830s की फ्रांस की। एक नया राजा बना, लुई फिलिप। अब ये बंदा थोड़ा अलग था। उसने सोचा, मैं कॉमन मैन की तरह रहूंगा तो लोग मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। तो क्या किया उसने? क्राउन और सेप्टर की जगह वो ग्रे हैट और अम्ब्रेला लेकर पेरिस की स्ट्रीट्स पर घूमने लगा, जैसे कोई मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो। साउंड्स रिलेटेबल, राइट? गलत। लोग पहले तो हंसे, अरे देखो हमारा राजा कितना डाउन टू अर्थ है। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया, ये सब एक नाटक था, एक फेक रिलेटेबिलिटी का ड्रामा। एरिस्टोक्रेट्स ने उसे इंसल्ट किया। गरीबों ने कहा, ये ना राजा है ना लीडर, ये तो बस एक अमीर बैंकर है जो अपनी दौलत बचाने में लगा है। और सबसे बुरी बात, जो बैंकर्स उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स थे, वो भी उसे डिसरिस्पेक्ट करने लगे। एक दिन तो जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने पब्लिकली उसे लेट आने पर डांट दिया, एक बैंकर ने किंग को। इमेजिन करो, तुम बॉस बनते हो और फिर अपने जूनियर से कहते हो, यार मुझे ब्रो समझो, मैं तुम जैसा ही हूं, और फिर वो तुम्हारी मीटिंग्स में लेट आने लगे और तुम्हें ट्रीट करें जैसे तुम अनइम्पॉर्टेंट हो। यही हुआ लुई फिलिप के साथ। 1848 में जब रेवोल्यूशन आई तो वो भाग गया, बिना किसी सक्सेसर के, बिना किसी लेगेसी के। लिटरली ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अब सुनो एक दूसरी कहानी, क्रिस्टोफर कोलंबस की। ये बंदा एक चीज वेंडर का बेटा था। हाँ सीरियसली, उसके पिता चीज बेचते थे। लेकिन कोलंबस ने एक ब्रिलियंट मूव किया। उसने अपनी फेक नोबल बैकग्राउंड क्रिएट की। उसने क्लेम किया कि वो किसी इटालियन एरिस्टोक्रेट का डिसेंडेंट है, किसी रोमन जनरल की लाइनेज से आता है। टोटल झूठ। बट गेस व्हाट, लोगों ने बिलीव कर लिया। क्यों? क्योंकि कोलंबस एक्टेड द पार्ट। जब वो किसी किंग या ड्यूक से मिलता था तो वो कॉन्फिडेंस से भरा होता था, ऐसे जैसे उसे पूरा हक है वहां होने का। सुनो ये बात ध्यान से, कोलंबस एक एवरेज सेलर था। उसे नेविगेशन बेयरली आती थी। उसने पहले कभी कोई बड़ी टीम लीड नहीं की थी। बट फिर भी जब उसने पोर्चुगल के किंग जुआओ द सेकंड से मीटिंग की तो उसने डिमांड्स रखी, ग्रैंड एडमिरल का टाइटल, वाइस रॉय की पोजीशन और 10% प्रॉफिट, सब कुछ हेरिडिटरी फॉरएवर के लिए। किंग ने हंसकर मना कर दिया, बट रिस्पेक्ट के साथ। किंग ने उसे पागल नहीं समझा, उसने उसे सीरियसली लगा, क्योंकि कोलंबस ने अपनी डिमांड्स को इतने कन्विक्शन से प्रेजेंट किया कि किंग को लगा कि इस बंदे में कुछ तो है। ईयर्स बाद स्पेन की क्वीन इजाबेला ने उसे 3 शिप्स, क्रू और वो सारे टाइटल्स दिए जो उसने मांगे थे। और बाकी तो हिस्ट्री है। अब रुको और सोचो, कोलंबस ने कुछ मैजिकल नहीं किया। उसने बस ये डिसाइड किया कि मैं औरों से ज्यादा डिजर्व करता हूं, और उसने इसे इतने कन्विक्शन से कैरी किया कि दुनिया को भी बिलीव करना पड़ा। अब हमारी यूथ की दुनिया में आते हैं। आजकल हर इन्फ्लुएंसर, हर स्टार्टअप फाउंडर, हर सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर यही करता है। मैं तो आप जैसा ही हूं, मैं रिलेटेबल हूं, मैं हम्बल हूं। बट असलियत, वो प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं, लग्जरी होटल्स में रह रहे हैं और हमें बेच रहे हैं ये फेक रिलेटेबिलिटी। आई एम जस्ट लाइक यू। नो यू आर नॉट। तुम बिलियनर हो और हम रेंट पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लुई फिलिप की तरह ये लोग भी सोचते हैं कि फेक ह्यूमिलिटी से लोग इंप्रेस हो जाएंगे। बट लोग नहीं होते, क्योंकि हम देख सकते हैं, ऑथेंटिसिटी को हम स्मेल कर सकते हैं। रियल पावर ये नहीं है कि तुम प्रिटेंड करो तुम हम्बल हो। रियल पावर ये है कि तुम अपनी वर्थ जानो और उसे अनअपोलोजेटिकली ओन करो। कोलंबस की तरह फेक इट टिल यू मेक इट, बट फिर मेक इट करके अपनी रियलिटी बदल दो। इंडिया में देखो, हमारे पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के टाइम पर आते हैं चप्पल पहनकर, मिट्टी खाकर, गरीबों के घर जाकर, मैं आप में से एक हूं। लेकिन जीतने के बाद करोड़ की कार, Z+ सिक्योरिटी और अपनी एक अलग दुनिया।
यही हाइपोक्रेसी है और यही वो चीज है जो लुई फिलिप को डिस्ट्रॉय कर गई। तुम्हें समझना होगा, रिलेटेबिलिटी एक स्ट्रैटेजी है, आइडेंटिटी नहीं। अगर तुम किसी फील्ड में जेन्युइनली एक्सेल करना चाहते हो, वेदर इट्स एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो तुम्हें अपनी वर्थ डिमांड करनी होगी। अगर तुम स्कॉलरशिप चाहते हो, जॉब चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो कॉन्फिडेंस से मांगो। अपॉलॉजीज मत करो अपनी एम्बिशन के लिए। कोलंबस ने चीज वेंडर का बेटा होकर क्वीन को कन्विंस किया, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि मैं क्राउन डिजर्व करता हूं। तुम भी कर सकते हो, बस स्ट्रैटेजी ये है, पहला, अपनी वर्थ पर बिलीव करो। दूसरा, कॉन्फिडेंस से अपनी डिमांड्स रखो। तीसरा, औरों की वैलिडेशन का वेट मत करो, खुद अपनी वैलिडेशन बनो। अब बात करते हैं लॉ 35 की, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, और इसके लिए मिलिए जोसेफ फूशे से। ये बंदा लिटरली हर गवर्नमेंट में सरवाइव किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन का राइज, नेपोलियन का फॉल, फिर से मोनार्की। हर बार वो जीवित रहा, हर बार पावर में रहा। कैसे? टाइमिंग का आर्ट। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होती है। फूशे एक सेमिनरी टीचर था, लेकिन उसने देखा ये समय का स्पिरिट है, रेवोल्यूशन आ रही है और अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे इसके साथ चलना होगा। तो उसने क्या किया? अपना कैसक उतारा, बाल बढ़ाए और रेवोल्यूशनरी बन गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। फूशे ने एक बात समझी थी, जो लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं वो यूजुअली पावर में नहीं रहते। पावर उनके पास जाती है जो रेवोल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। तो जब मॉडरेट्स और रैडिकल्स में फाइट हुई तो फूशे ने पहले मॉडरेट्स का साथ दिया। फिर जब किंग लुई द 16 को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया और पब्लिक में डिमांड की तो फूशे ने डिसाइडिंग वोट दिया गिलेटिन के फेवर में। अब वो रैडिकल बन गया, बॉस मूव ऑनेस्टली। फिर जब टेरर बढ़ने लगी और रॉबस्पियर ने अपनी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की तो फूशे ने लायन में प्रो काउंसिल की पोजीशन ली। बेसिकली पावर सेंटर से दूर रहा, सेफ डिस्टेंस बनाए रखा। लेकिन जब रॉबस्पियर ने उसे वापस पेरिस बुलाया और थ्रेटन किया, तब फूशे ने अपना मास्टर स्ट्रोक झेला। उसने टाइम खरीदा। रॉबस्पियर पब्लिकली उस पर चिल्ला रहा था, अरेस्ट करने की डिमांड कर रहा था, लेकिन फूशे क्वाइटली सपोर्ट गैदर कर रहा था, मॉडरेट से, जैकोबिन से, हर उस इंसान से जो रॉबस्पियर से डरा हुआ था। और फिर जुलाई 27, 1794 रॉबस्पियर फॉल हो गया। गिलेटिन में उसका सर कट हुआ, फूशे का नहीं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, फूशे ने फिर जैकोबिन्स का साथ दिया, रैडिकल्स का, जो अब माइनॉरिटी में थे। क्यों? क्योंकि फूशे ने प्रिडिक्ट किया मॉडरेट्स जो अब पावर में आएंगे वो एक नया टेरर स्टार्ट करेंगे रैडिकल्स के खिलाफ, और जब वो टेरर खत्म होगा तो रैडिकल्स मार्टियर्स बन जाएंगे और मॉडरेट्स विलन्स। सो फूशे चोज टू बी ऑन द लूजिंग साइड टेम्परेरिली, क्योंकि उसे पता था फ्यूचर में ये विनिंग साइड बन जाएगी। भाई, ये लेवल का फोरसाइट। एंड गेस व्हाट, एग्जैक्टली यही हुआ। मॉडरेट्स ने टेरर स्टार्ट किया, लोग उन्हें हेट करने लगे और फूशे बच गया। फिर आया नेपोलियन। फूशे ने तुरंत समझ लिया ये बंदा फ्रांस का फ्यूचर है। तो जब नवंबर 9, 1799 को नेपोलियन ने कू किया, फूशे ने क्या किया? सो गया। लिटरली पूरा दिन स्लीप किया। मिनिस्टर ऑफ पुलिस होने के बावजूद उसने कू को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। नेपोलियन को यह जेस्चर समझ आ गया, फूशे ने इनडायरेक्टली हेल्प किया, इसलिए नेपोलियन ने उसे मिनिस्टर ऑफ पुलिस रखा। लेकिन 1808 में फूशे ने एक और शिफ्ट देखा। नेपोलियन ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, स्पेन में अननेसेसरी वॉर लड़ रहा था, साइंस दिख रहे थे ये बंदा फॉल होने वाला है। तो फूशे ने क्या किया? टैलेरैंड के साथ कॉन्स्पायर करना शुरू किया नेपोलियन के अगेंस्ट। कॉन्स्पिरेसी फेल हुई, लेकिन सीड प्लांट हो गया। 1814 नेपोलियन फॉल हो गया। किंग लुई द 18 पावर में आया। 1815 नेपोलियन वापस आया, एस्केप फ्रॉम एल्बा। किंग डर गया, उसने फूशे से हेल्प मांगी, लेकिन फूशे ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था नेपोलियन वापस आने वाला है और किंग हारने वाला है। किंग ने फूशे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। पुलिस आई, लेकिन फूशे ने कहा पहले मुझे नहाने और कपड़े बदलने दो। पुलिस वेट करने लगी। फूशे बाथरूम में गया और खिड़की से भाग गया। क्लासिक एस्केप, मूवी जैसा। जब नेपोलियन पेरिस में घुसा, फूशे वापस आ गया। नेपोलियन ने उसे मिनिस्टर ऑफ पुलिस बना दिया। और जब नेपोलियन फिर से हारा वाटरलू में, लुई द 18 वापस आया और फूशे फिर से सरवाइव कर गया। अब सुनो, ये स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज भी हो रहा है। कैंसिल कल्चर देखो, लोग जानते हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है। एक गलत ट्वीट, एक गलत स्टेटमेंट और तुम्हारा करियर खत्म। लेकिन स्मार्ट लोग वो टाइमिंग समझते हैं।
वो जानते हैं कब अपनी बात रखनी है, कब लो प्रोफाइल मेंटेन करनी है और कब पब्लिक ओपिनियन को राइड करना है। इंडियन पॉलिटिक्स में देखो, लीडर्स पार्टी बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कौन सी पार्टी फ्यूचर में पावर में आने वाली है। ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है, ये सर्वाइवल है। स्टार्टअप कल्चर में देखो, फाउंडर्स जानते कब फंडिंग लेनी है, कब पिवट करना है, कब मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना है। सोशल मीडिया पर देखो, इन्फ्लुएंसर्स जानते हैं कब कौन सा ट्रेंड पिकअप करेगा, कब कौन सा कंटेंट वायरल होगा। बिल्कुल क्लासिक लेसन और बहुत रेलेवेंट। झटपट कामयाबी की चाह में पेशेंस खो देना सबसे बड़ा रिस्क है। याद रखो, सब कुछ इंस्टेंट नहीं मिलता। जो लोग वेट करना जानते हैं वही आखिर में गेम बदलते हैं। जब तुम्हारा समय आएगा तब स्ट्राइक करो, फास्ट, डिसाइसिव और बिना किसी हेजिटेशन के। यहां 3 स्ट्रैटेजीज हैं टाइमिंग मास्टर करने की। 1. लॉन्ग टाइम, पेशेंस का गेम। जल्दी मत करो। अगर तुम फोर्स करोगे तो मिस्टेक्स होंगी। कोलंबस जैसा अप्रोच रखो, धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन बिल्ड करो। स्कॉलरशिप चाहिए, जॉब चाहिए, तब तक वेट करो जब तक तुम्हारे पास जेन्युइन स्किल्स और पोर्टफोलियो ना हो। डेस्पिरेशन में अप्लाई करने से बेहतर है वेट करो, प्रिपेयर करो और परफेक्ट टाइम पर स्ट्राइक करो। 2. फोर्स्ड टाइम, दूसरों की टाइमिंग डिस्टर्ब करो। अगर तुम्हें किसी से compete करना है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या इंटर्नशिप, तो उनके पेस को डिस्टर्ब करो। जल्दी प्रेशर डालो या फिर उन्हें वेट कराओ। साइकोलॉजी समझो, जब लोग इम्पेशेंट होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। 3. एंड टाइम, जब टाइम आए रूथलेसली एक्ट करो। जब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चाहे वो जॉब ऑफर हो, रिलेशनशिप हो या कोई लाइफ डिसीजन, ओवरथिंक मत करो, डिसाइसिवली मूव करो। फूशे ने एग्जैक्टली यही किया। जब नेपोलियन का टाइम आया, उसने तुरंत साइड चूज कर ली। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग लॉ, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। मतलब सिंपल, जो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती उसे इग्नोर करो, इंटरेस्ट दिखाना बंद करो, क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागोगे उतना वो तुमसे दूर जाएगी। एग्जाम्पल, पैंचो विला। 1916 में मेक्सिकन रेबल पैंचो विला ने अमेरिका के टाउन कोलंबस, न्यू मैक्सिको पर रेड किया। 17 अमेरिकन सोल्जर्स और सिविलियंस को मार दिया। अब प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन पर प्रेशर था कि अमेरिका इतनी बड़ी पावर है और एक बैंडिट ने हमारी टेरिटरी पे अटैक कर दिया। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी। तो विल्सन ने क्या किया? 10,000 सोल्जर्स भेजे, जनरल पर्शिंग को कमांड दी, लेटेस्ट वेपन्स, रेडियोज, एयरप्लेन, सब कुछ। और फिर शुरू हुआ एक कॉमेडी शो। पैंचो विला, एक बैंडिट, पूरी अमेरिकन आर्मी को फूल कर रहा था। कभी यहां दिखता, कभी वहां। मैक्सिकन लोग अमेरिकन को फेक इंफॉर्मेशन देते, विला हमेशा एक स्टेप आगे रहता। इमेजिन करो, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक बैंडिट को ढूंढ नहीं पा रही। बाय समर आर्मी 123,000 सोल्जर्स तक पहुंच गई और फिर भी विला नहीं मिला। मैक्सिकन्स विला को हीरो मानने लगे क्योंकि वो अपनी कंट्री की डिग्निटी डिफेंड कर रहा था एक जायंट पावर के अगेंस्ट। जनवरी 1917 विल्सन ने फाइनली रिट्रीट का ऑर्डर दिया। अमेरिकन आर्मी वापस जाती हुई रेबल्स ने उन्हें चेज किया। एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करना पड़ा अपनी ही आर्मी की प्रोटेक्शन के लिए। यह विक्ट्री नहीं थी, ये ह्यूमिलिएशन थी। विल्सन की गलती क्या थी? उसने एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया और एक्नॉलेज करते ही उसने उसे क्रेडिबिलिटी दे दी। अगर विल्सन ने इग्नोर किया होता, क्वाइटली मैक्सिको के साथ डील करता या फिर सीक्रेट ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करता, तो विला कभी इतना बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन नहीं, अमेरिका ने ओवर रिएक्ट किया और उसी ओवर रिएक्शन ने विला को लेजेंड बना दिया। अब एक दूसरी स्टोरी, हेनरी 8 और कैथरीन ऑफ अरेगॉन की। हेनरी को एक मेल हेयर चाहिए था, कैथरीन ने नहीं दिया। तो हेनरी ने सोचा मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन पोप क्लेमेंट 7 ने मना कर दिया। तो हेनरी ने क्या किया? उसने पोप को इग्नोर कर दिया, लिटरली। उसने कैथरीन को प्रिंसेस डावेजर ऑफ वेल्स बुलाना शुरू कर दिया, उसे कोर्ट से दूर भेज दिया। और जब पोप ने एक्स कम्युनिकेशन की थ्रेट दी तो हेनरी ने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया, अपना खुद का चर्च। पोप कुछ नहीं कर सका क्योंकि हेनरी ने उसे इररेलेवेंट बना दिया। नो एंगेजमेंट, नो आर्ग्यूमेंट्स, प्योर डिस्डेन। कैथरीन ने कोशिश करती रही, लेटर्स लिखती, अपील करती, लेकिन हेनरी ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आइसोलेटेड, इग्नोर्ड, पावरलेस, कैथरीन की डेथ कैंसर से हो गई। क्रूएल? हाँ। इफेक्टिव?
एब्सोल्युटली। अब अपनी जिंदगी में अप्लाई करो ये लॉ। सोशल मीडिया पर तुम्हें हेट कमेंट्स मिलते हैं, ट्रोल्स तुम्हें टारगेट करते हैं। क्या करते हो तुम? आर्ग्यू करते हो, रिप्लाई करते हो, डिफेंड करते हो? गलत मूव। क्योंकि जितना तुम रिस्पॉन्ड करोगे उतना वो ट्रोल पावरफुल बन जाएगा। उसकी एग्जिस्टेंस को तुम वैलिडेट कर रहे हो। सही मूव? इग्नोर करो, ब्लॉक करो, मूव ऑन करो। जब तुम एंगेज नहीं करते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसका गोल था तुम्हारा अटेंशन और तुमने दिया ही नहीं। इंडिया में देखो, जब सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस को ट्रोल किया जाता है और वो रिप्लाई करते हैं तो इशू और बड़ा हो जाता है। मीडिया कवर करती है, मीम्स बनते हैं, कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। लेकिन स्मार्ट लोग वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अटेंशन ही पावर है। अगर मैं अटेंशन नहीं दूंगा तो इशू खुद मर जाएगा। एक और स्ट्रैटेजी है सावर ग्रेप्स। मतलब अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिल सकती, जॉब, कॉलेज एडमिशन, रिलेशनशिप, तो प्रिटेंड करो कि तुम्हें चाहिए ही नहीं थी। ओ, वो कॉलेज ओवररेटेड है, प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। वो कंपनी, वर्क लाइफ बैलेंस जीरो है, मैं वहां जाना भी नहीं चाहता। साउंड्स पेटी, हां, लेकिन साइकोलॉजिकली ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम एक्नॉलेज करो कि तुम्हें वो चीज बहुत चाहिए थी और नहीं मिली, तो तुम वीक दिखते हो। डिसअपॉइंटमेंट दिखाना इज अ साइन ऑफ वल्नरेबिलिटी। लेकिन अगर तुम डिसडेन दिखाओ, व्हाटएवर, तो तुम पावरफुल दिखते हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी डिग्निटी इंटैक्ट रहती है। 1861 में राइटर जॉर्ज सैंड को एकेडमी फ्रांस में नॉमिनेट किया गया, फर्स्ट वुमेन। लेकिन उसे पता था वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया? पब्लिकली अनाउंस कर दिया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उन बोरिंग ओल्ड मैन के क्लब में। परफेक्ट मूव। उसने रिजेक्शन को अपनी चॉइस बना दिया। लेकिन सुनो, ये लॉ सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल फ्रीडम भी है। जब तुम किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हो, चाहे वो पर्सन हो, जॉब हो या वैलिडेशन, तो तुम उसका स्लेव बन जाते हो। तुम्हारी हैप्पीनेस उस चीज पे डिपेंड करने लगती है, और जब वो नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। लेटिंग गो इज पावर। जब तुम जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए नहीं है और तुम मूव ऑन कर लेते हो, तब तुम्हें असली पीस मिलती है। यूथ की बिगेस्ट प्रॉब्लम है फोमो और कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पे सब सक्सेसफुल दिखते हैं, लिंक्डइन पे सब अच्छे जॉब्स में दिखते हैं, और तुम सोचते हो मैं क्या कर रहा हूं। स्टॉप। तुम्हें हर चीज नहीं चाहिए, तुम्हें हर अचीवमेंट नहीं करनी, तुम्हें हर रेस नहीं जीतनी। डिसडेन वो चीजें जो तुम्हें जेन्युइनली हैप्पी नहीं करती। अगर तुम्हें कोडिंग पसंद नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के पीछे मत भागो सिर्फ इसलिए क्योंकि हाई सैलरी है। अगर तुम्हें मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं तो डॉक्टर मत बनो सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है। चूज योर बैटल्स, इग्नोर द रेस्ट। और जब कोई चीज तुमसे छिन जाए, जॉब, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, डोंट चेज इट डेस्परेटली, मूव ऑन विद ग्रेस। डिसडेन दिखाओ, क्योंकि असली पावर डेस्परेशन में नहीं, इंडिफरेंस में है। तो दोस्तों, आज हमने 3 लॉज देखे। 1, एक्ट लाइक अ किंग। तुम्हारी वैल्यू तुम डिसाइड करते हो। कॉन्फिडेंस से डिमांड करो, अपनी वर्थ पे बिलीव करो। 2, मास्टर टाइमिंग। पेशेंस रखो, सही मोमेंट का वेट करो, और जब वो मोमेंट आए रूथलेसली स्ट्राइक करो। 3, डिसडेन व्हाट यू कैन नॉट हैव। हर चीज के पीछे मत भागो, जो तुम्हें जेन्युइनली मैटर करता है उस पर फोकस करो, बाकी इग्नोर करो। ये लॉस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये लाइफ स्ट्रैटेजीज हैं। कोलंबस चीज वेंडर का बेटा था, लेकिन उसने अपने आप को किंग की तरह कैरी किया और दुनिया ने उसे ट्रीट किया जैसा वो डिजर्व करता था। फूशे एक नोबडी टीचर था, लेकिन उसने टाइमिंग मास्टर की और वो हर गवर्नमेंट में सरवाइव किया। हेनरी 8 ने अपने एनिमीज को इग्नोर किया और उन्हें पावरलेस बना दिया। तुम्हें लगता है तुम पावरलेस हो? तुम्हें लगता है सोसाइटी तुम्हें डिफाइन करती है? नहीं, पावर वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, पावर वो है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। तुम डिसाइड करो तुम कैसे दिखना चाहते हो, कैसे ट्रीट होना चाहते हो। अगर तुम अपने आप को वैल्यूएबल समझते हो और वो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें वैल्यूएबल समझेगी। अगर तुम अपने गोल्स के पीछे पेशेंस और स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो, तो तुम जीतोगे।
और अगर तुम इररिलेवेंट चीजों को इग्नोर करने का करेज रखते हो तो तुम फ्री होगे। याद रखो, तुम अपनी लाइफ के किंग हो। कोई तुम्हें क्राउन नहीं देगा, तुम खुद अपने सर पे रखोगे। कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट अर्न करोगे, अपने एक्शन से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी टाइमिंग से। और जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसे इग्नोर करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बेटर थिंग्स हैं फोकस करने के लिए। तो एक्ट लाइक अ किंग, मास्टर योर टाइमिंग और डिसडेन करो जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते। और फिर देखो, दुनिया तुम्हें ट्रीट करेगी एग्जैक्टली जैसा तुम डिजर्व करते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ तुमने इन लॉज को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।